हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट पार्ट की, जो पिछले हमने स्टॉक डिजीज की थी। तो उसका सेकंड पार्ट है ये। कुछ चीजें बची हुई हैं तो वो इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आ जाती है हमारी मैनेजमेंट। तो इसमें मैनेजमेंट के अंदर हमारी कुछ चीजें ली गई हैं, जैसे कि मेडिकल मैनेजमेंट क्लाइंट से होता है। सीवीए के बाद में कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रिजर्विंग लाइफ, जीवन बचाना भी सबसे जरूरी चीज होती है। रिड्यूसिंग आईसीपी, इंट्रा कैनल प्रेशर जो होता है उसको कम करना। मिनिमाइज रिड्यूस डिफॉर्मिटी, अगर किसी चीज की भी करती है तो उसको कम करना। और जो भी हमारी चीजें हैं उनकी रोकथाम करना, जो भी बेकार की चीजें बढ़ रही हैं तो उनको भी कम करना या उनकी रोकथाम करना। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा आ जाता है, इसमें माइल्ड एनालाइज आ जाएंगे, यानी कि थोड़े बहुत दर्द को दूर करने वाले जो हमारे इब्रुप्रोफेन जो हमारी टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी पैलेप्टिक्स हमारी फेनेंटिन्स चीजें आ जाती हैं, जो कि हमारे थोड़ी बहुत इन्फेक्शन के लिए काम आती हैं। और ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक आ जाती है, जो कि हमारी यूरिन वगैरह को बढ़ाने के लिए या सूजन वगैरह को कम करने के लिए, जैसे कि मैनिनटॉल्स टैबलेट हमारी काम आती है। और हमारी एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होते हैं, जो कि वेरा फामिल्स जो हमारी होती है। ठीक है, हाइपरटेंसिव का मतलब हो जाता है कि भाई जो हमारे प्रेशर जो बढ़ाती है उस प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। स्टेरॉइड्स होते हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं हमारी सूजन को कम करने के लिए। एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जैसे कि हेपरिन वगैरह होते हैं, तो ये हमारे दिए जाते हैं ब्लड क्लॉट को कम करने के लिए, या ब्लड जो हमारा गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करने के लिए। तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसके अंदर आती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है कि फ्लूइड डाइट शुड बी द गिवन बिकॉज पेशेंट इज अनएबल टू स्वेलो प्रॉपर्ली। तो इन्होंने बताया है कि अगर पेशेंट जो है अच्छे तरीके से खाने को निगल नहीं सकता है, पेशेंट अनेबल है अगर स्वेलो करने में, तो आप क्या करेंगे, जो डाइट है वो फ्लूइड के रूप में देंगे, यानी कि लिक्विड डाइट जो है वो देने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट जो है वो खाना निगलने में असमर्थ है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में इन्होंने बताया डिपेंड अपॉन द साइड इन्फेक्शन एंड द पर्टिकुलर कॉज। तो इसमें पर्टिकुलर उसके कारण के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर और उसके साइट के ऊपर डिपेंड होता है हमारी सर्जरी। जैसे कि इफ ICP is more than 30 से 40 mmHg then only surgery will perform। तो अगर हमारा इंट्राकर्नल जो प्रेशर होता है अगर वो 30 से 40 से ज्यादा बढ़ गया है तो फिर ओनली सर्जरी के ही चांसेस बचते हैं, तो सर्जरी होनी ही होनी है, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सर्जरी हो जाती है अवोकेशंस ऑफ द हेमाटोमा, यानी कि ब्लड से रिलेटेड अगर कोई चीजें संबंधित हमारी कोई चीजें हो जाती हैं, या कैरोटिड हमारा एंडर ट्रेमाटोमी, यानी कि रिमूव किया जाता है आर्टरी जो होती है उसमें के अंदर अगर कोई मटेरियल्स आ जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव करने का काम इसके अंदर किया जाता है। तो सर्जिकल जो प्रोसीजर किया जाता है वो इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारे जो स्ट्रोक होने का जो खतरा होता है उसको रिड्यूस करना है, यानी कि स्ट्रोक होने का जो खतरा होता है उसको कम करने के लिए इस तरीके का काम किया जाता है। और ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होता है उसके उसमें सेटनोसिस जब हो जाता है तो इस तरीके की सर्जरी होती है, तब ये की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अभी इसमें देखेंगे कि नर्स जो है वो किन किन चीजों का ध्यान रखेगी इसके अकॉर्डिंग। तो नर्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नर्स की, और उसे इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि भी पोजीशन अच्छी जो पेशेंट है उसको सारी जो पोजीशन है या कुछ भी चीज है उसमें प्रिवेंट करना है कि इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो जरूरत से ज्यादा संकुचन ना बढ़े, मेजरमेंट करते रहना है, प्रेशर पे ध्यान देना, असिस्ट करना, मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट की भी, बॉडी किस तरीके से कैसे, और जो मेजरमेंट है जो प्रेशर है वो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारी न्यूरोपैथिक्स जो चीजें होती है नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई कंप्रेशन हो उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। तो इस तरीके की पोजीशन अपने पेशेंट को देनी है कि इनमें से कोई भी दिक्कत पेशेंट को ना आए। और जो पेशेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो 15 से 30 मिनट, वैसे तो चेंज करता ही रहना, पर 15 से 30 मिनट पोजीशन जो है वो कौन पोजीशन में भी लेटाना चाहिए पेशेंट को, यानी कि उल्टा लेटाना चाहिए। ठीक है, तो प्रोवाइड करना है फुल रेंज मोशंस जो होते हैं 4 से 5 टाइम दिन में मेंटेन करना है आपने सारे के सारे ज्वाइंट मोबिलिटी, अपने सारी की सारी मोटोर कंट्रोल, प्रिवेंट जो कंट्रक्शन होते हैं उसकी रोकथाम, पैरालाइज एक्सट्रीमिटी, प्रिवेंट फर्दर, और हमारा जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उससे रिलेटेड इंक्रीज सर्कुलेशन। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपने जो फुल रेंज मोशंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो सारी की सारी चीजें आपने देखनी है पेशेंट की। ठीक है, आपने स्टार्ट करनी है एक्टिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जो कि कॉन्शियस रिटर्न यानी कि बेहोशी से वापस लाने के लिए पेशेंट को सारी की सारी एक्टिविटीज करेंगे आप। और नेवर लिफ्ट पेशेंट एंड द फेलेसिस शोल्डर, अगर पेशेंट के बाजू में या शोल्डर में किसी तरीके की दिक्कत है तो पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना है, आपने पेशेंट को नहीं उठाना है शोल्डर से या बाजू पकड़ करके। ठीक है, अगर आप वी शुड जो एलिवेट कर सकते हैं आर्म और हैंड को, प्रिवेंट ऑफ द डिपेंड एडिमा एंड द हैंड। तो हाथ में सूजन से रोकने के लिए, सूजन से बचाने के लिए हम हाथ को एलिवेटेड यानी कि ऊपर की तरफ कर करके लेटा सकते हैं। एनालाइजिंग एजेंट आर नीडेड, अगर जरूरत है तो दर्द निवारक जो चीजें हैं वो भी, यानी कि जो टैबलेट है वो भी हम दे सकते हैं पेशेंट को। और आपने पेशेंट को किस चीज के लिए इंकरेज करना है, वी शुड इंक्रीज पर्सनल हाइजीन एक्टिविटी के लिए आप इंकरेज करोगे पेशेंट को।
और कैन सेट अप सेलेक्ट ऑफ द सुटेबल सेल्फ केयर, और वो अपने आप से कैसे बैठ सकता है, अपनी केयर खुद कैसे कर सकता है। तो सारी की सारी एक्टिविटीज के बारे में आप पेशेंट को बताएंगे और वो एक हाथ से कैरी आउट विद वन हैंड और अपने एक हाथ से भी केयर कर पाए। तो इस तरीके की टेक्निक जो है वो आप पेशेंट को जरूर सिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बताया है इन्होंने कि प्रोवाइड करोगे इमोशनल सपोर्ट, तो आपने इंकरेज करना ही करना है पेशेंट को, ताकि वो सारी की सारी थकावट है और जो डिसइनकरेजमेंट जो महसूस कर रहा है, यानी कि निराशा महसूस कर रहा है, उसको दूर करने के लिए इमोशनल सपोर्ट आप जरूर दोगे पेशेंट को। नर्स शुड बी कंसल्ट द स्पीच थेरेपिस्ट, तो जो नर्स है उसको चाहिए कि वो स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करे। गैंग रिफ्लेक्स जो आता है पेशेंट का, उसको असिस्ट करे, उसको सिखाएं सारी की सारी चीजें। स्वेल ऑफ द टेक्निक, सारी की सारी टेक्निक सिखाएं कि इसको खाना कैसे निकलना है, पेशेंट को एडवाइस देना है। टेक स्मॉलर ग्लास की भी आपने, जब आप खाना खाते हैं तो छोटी छोटी बाउल्स या छोटी छोटी बाइट जो खाने की बनाकर तब आपने खाना खाना, और पेशेंट को फूड दैट अराइज द स्वेलो, तो आपने बताना है कि फूड को किस तरीके से आपने लेना है, आपने प्रोवाइड करना है थिकर लिक्विड, यानी कि एक पतला लिक्विड जो है वो लेना है अपने डाइट के अंदर। तो ये सारी चीजों के लिए आप पेशेंट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना हाई, बताना है पेशेंट को कि भी हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है, और आपने 2 से 3 लीटर पर डे आपने लिक्विड जो है दिन में जरूर लेना है। नेक्स्ट आपने प्रोवाइड करना है स्ट्रॉन्ग इमोशन सपोर्ट, तो आपने देना ही देना है अंडरस्टैंडिंग द रिलीव एंजाइटी, तो उसकी जो सारी की सारी जो चिंता है, जो समस्या है, उसको रिलीव करने के लिए आप इमोशनल सपोर्ट जो है वो जरूर देंगे, और उसको स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि उसे किसी प्रकार की चिंता या डर ना रहे। तो नेक्स्ट और भी है इसके अंदर पॉइंट, आगे देखते हैं हम इसमें। नर्सिंग मैनेजमेंट के ही पॉइंट है वही इसके अंदर। तो इन्होंने बताया सीवीए पेशेंट जो है वो कंसिस्ट शेड्यूल, रूटीन और जो भी इसकी रिपीटेशन है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजों पे आपने देना है ध्यान, और रिटर्न शेड्यूल जो वो बनाना है, और चेकलिस्ट भी बनानी है, ऑडियो टेप भी आपने बनानी है, हेल्प विद द मेमोरी, ताकि उसे चीजें पिछली चीजों को याद रखने में हेल्प हो सके और ये भी पता लग सके कि पहले से कितना इंप्रूवमेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन और कम्युनिकेशन बोर्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आप शेड्यूल, रिटर्न और जो रूटीन और रिपीटेशन है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपको रिकवरी का पता लग सके और पेशेंट को भी हेल्प मिल सके उसकी मेमोरी में और उसकी रिकवरी में। ठीक है, नेक्स्ट आपने मेंटेन करना है पेशेंट का अटेंशन। टेक विद पेशेंट, स्पीक स्लोली एंड गिवन द इंस्ट्रक्शंस, टाइम अलाउ पेशेंट टाइम टू प्रोसेस, तो आपने पेशेंट को अटेंशन तो करना ही है, और पेशेंट को के साथ धीरे धीरे से बात करना है ताकि पेशेंट जो है सारे के सारे आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन समझ जाए, और वो जो आप प्रोसेस बता रहे हैं उसको वो भी उसके समझ में आ जाए। आप जल्दी 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 तेज बोल के नहीं बताएंगे, धीरे धीरे आप उसके साथ बातचीत करेंगे। इंकरेज करना है अपने पेशेंट को सेल्फ केयर जो भी आपकी परफॉर्मेंस है वो उसकी एबिलिटी को प्रमोट करोगे, उसके सेंस ऑफ कंट्रोल और इंडिपेंडेंस को बताओगे, यानी कि किस तरीके से स्वतंत्र रह सकते हैं, किस तरीके से प्रमोट करना है, उसकी एबिलिटी क्या है कि आप चल सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो। इस तरीके से आपने इंकरेज करना है पेशेंट को ताकि इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो नर्स को चाहिए कि वो एसेस करे पेशेंट की स्किन, जो स्किन उसकी चेंज हो रही है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, कहीं से स्किन टाइगर हो रही है या रेडनेस आ गई है या वस्कुलेटरी हो रही है, वैसे उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी की सारी असेसमेंट जरूर करना है। दूसरा आपने मॉनिटर करना है फ्लूइड, कितना फ्लूइड ले रहा है, हाइड्रेशन से कंडीशन कैसी है पेशेंट की, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो डिहाइड्रेशन कंडीशन कैसी है, तो उसकी स्किन मेम्ब्रेन्स किस तरीके से है, क्या कंडीशन है। ठीक है, हाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है, फ्लूइड जो है वो कितना इंटेक किया जा रहा है, तो इन सभी चीजों का मॉनिटर करके आपने रखना है। तो नर्स को चाहिए कि वो प्रोवाइड करे सूदिंग स्किन केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करे, जो कि रोक सकते हैं, हमारे साबुन जो होता है वो ड्राई कर देता है स्किन को, इसलिए ऑइंटमेंट वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सोप जो है वो स्किन के एरिया को ड्राई कर देता है। तो यूज करना है आपने बेकिंग सोडा, नहाते समय आप बेकिंग सोडे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इचिंग और जो ड्राइनेस होती है बॉडी की उसको कम करने का काम करता है। बाउल और ब्लैडर में सोप आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं स्टूल स्टोफनर जो यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, यानी कि जो कब्ज वगैरह की अगर समस्या हुई, तो लैक्सेटिव या जो स्टूल होता है हमारा उसको सॉफ्ट किया जाता है। स्टूल बहुत हार्ड होता है तो स्टूल पास आउट नहीं किया जाता है, यानी कि मल जो है उसका त्याग नहीं किया जाता, तो मल को सॉफ्ट करने के लिए इस तरीके के जो हमारे ड्रग्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वोकेशनल से जो रिहेबिलिटेशन नीडेड ऑफ द पॉसिबल, अगर पॉसिबिलिटी है तो पुनर्वस्था स्थापित करने की पूरी कोशिश करनी है, और वोकेशनल्स उसको रेफर भी करना है। दूसरा आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को कि रेगुलर जो उसकी मेडिसिन है वो फॉलो करे, और जो प्रोग्रेसिव हमारी डिजेनरेटिव डिजीज है उसको कम करने का काम करे। ठीक है, तो आपने मेडिकल फॉलोअप के साथ जरूर रहना है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है नर्सिंग डायग्नोस। तो पेशेंट को नर्स जो है वो देखेगी कैसे, उसे कैसे पता चलेगा किसने क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें उसने देखेगी। तो इसमें सबसे पहले सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन देखेगी, इंक्रीज अगर इंट्राकैरनल प्रेशर बढ़ जाता है तो सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन का ध्यान रखेगी। दूसरा हमारा फिजिकल, जो पैरालिसिस की समस्या से रिलेटेड है, जो पैरालिसिस या फिजिकल मोबिलिटी है या फिजिकल बीमारी है उसका भी ध्यान देगी, और पेशेंट पैरालिसिस से संबंधित उसकी जो सेल्फ केयर में कमी आ गई है उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि भी कितनी कमी आई है, कितना वो अपने आप से एक्टिविटी कर सकता है और कितना नहीं कर सकता है।
दूसरा पैरालिसिस से रिलेटेड पेशेंट को किस तरीके की चोट लगी है, किस तरीके की हानि से हुई है, वो भी देखेगी। दूसरा उसकी जो स्वेलो रिफ्लेक्शन है उसमें किसी चीज की कमी तो नहीं होगी है, तो इस प्रकार का कोई खतरा दिखाई दे रहा है तो उस पर भी ध्यान देगी। जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है उसका जो कि रिक्वायर नहीं कर सकता है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता है, इनएबिलिटी है स्वेलो यानी कि खाने को निगलने में, अगर इनएबिलिटी है यानी कि वो कंफर्टेबल नहीं है खाने को निगलने में, या पैरालिसिस जैसी समस्या है तो उसको भी देखना है आपने। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड यानी कि अपेसिया है, जो कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है अगर उसके अंदर कमी है, बातें समझ में नहीं आ रही है, समझा नहीं पा रहा है, तो वो भी चीजें आप इसमें देखेंगे। थॉट प्रोसेस से रिलेटेड अगर कमी है, सेरिब्रल फ्लो जो है वो अलर्ट ऑफ द सेंसेशंस, ठीक है, तो सेंसेशन से अलर्टेड यानी ब्लड सेरिब्रल जो हिस्सा होता है अगर उसमें ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है तो थॉट प्रोसेस अपने आप ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और डिस्टर्ब जो हमारा सेंसरी परसेप्शन से रिलेटेड अलर्टेड सेंसरी ट्रांसमिटेड न्यूरोलॉजिकल डिफिशियंट, न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमिटेड अगर सेंसरी चीजें हमारी उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब तो हो जाएगा, यानी कि हमारा सारा का सारा नर्वस सिस्टम इसके अंदर जो हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर कमी आ जाती है। तो ये थे हमारे सारे के सारे नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये हमारी डिजीज क्या हमारा होती है, हमारी कंप्लीट यानी कि यूनिट ही कंप्लीट हो गई हमारा। अब नर्सिंग इंटरवेंशन की एक वीडियो डलेगी बस इससे आगे, उसके बाद हमारी ये लास्ट डिजीज है बस। तो मिलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।